हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 7 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्वेश्चन आंसर्स। ये आपके एसएसटी बुक के हिस्ट्री वाले पोर्शन का फर्स्ट लेसन होगा और अगर हम लोग ओवरऑल बुक की बात करें तो उसमें 7th लेसन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसके एक्सरसाइज में सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम टू प्रोमिनेंट कंट्रीज ईच इन द टू अलायंसेस दैट फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें टोटल 2 अलायंसेस बने थे। एक थे द एलाइज और दूसरे द सेंट्रल पावर्स। तो द एलाइज में से आपके तो कोई भी 2 प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं एलाइज के और सेंट्रल पावर के। तो एलाइज में फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम लिख सकते हैं एंड वहीं पे हम लोग सेंट्रल पावर्स में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी लिख सकते हैं। और भी कंट्रीज़ हैं तो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ पूछा है तो यही नेम्स आप यहाँ पे दोगे। इसके बाद लिखा है वाई डिड ऑस्ट्रिया अटैक साइबेरिया एंड विच कंट्री केम टू एड साइबेरिया। अब जो ऑस्ट्रिया है वो साइबेरिया पे क्यों अटैक किया था और कौन सा कंट्री यहाँ पे साइबेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। तो ऑस्ट्रिया अटैक्ड साइबेरिया इन रिस्पॉन्स टू द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। इनके असैसिनेशन यानी कि इनको किल कर दिया गया था और ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग वो जो किल हुआ उनका वो साइबेरिया किया था, इसलिए ऑस्ट्रिया जो है वो साइबेरिया पे अटैक किया एंड यहाँ साइबेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया सामने आया था। नेक्स्ट है वाई डिड जर्मनी अटैक बेल्जियम। जर्मनी बेल्जियम पे क्यों अटैक किया था। तो जर्मनी अटैक बेल्जियम टू बाईपास फ्रेंच डिफेंसेस एंड क्विकली इन्वेड फ्रांस थ्रू द स्लीफन प्लान। स्लीफन प्लान से इस फ्रांस को क्विकली वो बाईपास कर पाए, वहाँ से वो निकाल पाए, उसके लिए बेल्जियम पे अटैक किया था जर्मनी। और बेल्जियम जो है वो तो न्यूट्रल था लेकिन जर्मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्शंस लेना चाह रहा था टू रीच फ्रांस, इसलिए वो बेल्जियम पे अटैक किया। नेक्स्ट है व्हाट कंप्लेन डिड फ्रांस हैव अगेंस्ट जर्मनी। जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस का क्या कंप्लेन था। तो फ्रांस हैड अ लॉन्ग लास्टिंग ग्रीवेंस अगेंस्ट जर्मनी ड्यू टू द लॉस ऑफ एल्सास एंड लोरेन टू जर्मनी आफ्टर द फ्रांसो प्रूशियन वॉर इन 1871। तो 1871 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक वॉर हुआ था जिसको कि फ्रांसो प्रूशियन वॉर बोलते हैं। इस वॉर में जो फ्रांस है वो अपने 2 प्रोमिनेंट ये एल्सेस और लोरेन को जो है वो लॉस कर दिया था, जो जर्मनी के अंडर आ गया था, इसीलिए फ्रांस जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सीक्रेट ट्रीटी। सीक्रेट ट्रीटी क्या होता है। तो एक सीक्रेट ट्रीटी जो है वो एक एग्रीमेंट होता है 2 नेशंस के बीच में जो कि डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है कॉमन पब्लिक को और दूसरे कंट्रीज़ को। ये सिर्फ जिनके बीच में ये अलायंस बना है, जो ये एग्रीमेंट बना है, सिर्फ उन 2 नेशंस को ही बस वो पता होता है, ना तो उस नेशन के या फिर किसी भी जगह के लोगों को पता होगा और ना ही दूसरे कंट्रीज़ को। और इस एग्रीमेंट में ज़्यादातर की म्यूचुअल डिफेंस अलायंस या फिर टेरिटोरियल गेन्स वगैरह का ही ट्रीटी ये जो रहता है एग्रीमेंट रहता है। नेक्स्ट है वाई डिड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों ज्वाइन किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917 ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे रीजंस थे इनको वॉर ज्वाइन करने के, उसमें से कुछ कुछ क्या है। सिंकिंग ऑफ अमेरिकन शिप्स बाय जर्मन सबमरीन्स एंड इंटरसेप्शन ऑफ द जिमरमैन टेलीग्राम इन विच जर्मनी प्रपोज्ड अ मिलिट्री अलायंसेस विथ Mexico against US. Question number 2. How does militarism affect the life and thinking of people? तो militarism glorifies military power and values leading to increased military spending and influence. मिलिटरिज्म से क्या होता है। तो मिलिट्री पावर और उसके वैल्यूज़ को वो एक तरीके से ग्लोरीफाई करता है, उसके बाद वो मिलिट्री का जो भी इन्फ्लुएंस है उस चीज़ को वो बढ़ाता है। और इट फोस्टर्स कल्चर ऑफ एग्रेशन नेशनलिज्म एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर। वॉर के लिए क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा, लोगों के हार्ट में एग्रेशन आता है और नेशनलिज्म बिल्ड होता है। अफेक्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड प्रायोरिटीज़, दूसरे प्रायोरिटीज़ जो भी हैं लोगों के सोशल प्रायोरिटीज़ जो होते हैं उन सब चीज़ों को वो अफेक्ट करता है। एंड पीपल में व्यू मिलिट्री सॉल्यूशंस एज प्रेफरेबल टू डिप्लोमेटिक वंस एंड नेशनल प्राइड बिकम्स लिंक्ड विथ मिलिट्री स्ट्रेंथ। यहाँ पे मिलिटरिज्म से क्या होगा कि जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना मिलिट्री सॉल्यूशंस की तरफ, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस लेने से बेटर है कि वो लोग मिलिट्री की तरफ इंक्लाइन होंगे। एंड इसके बाद जो है नेशनल प्राइड और मिलिट्री स्ट्रेंथ ये चीज़ें जो है वो आपस में लिंक हो जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लिंक्स डू यू सी बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर, डिस्कस इन डिटेल। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था उसका क्या लिंक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, इसको डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स कंट्रीब्यूटिंग टू आर्म्स रेस अमंग यूरोपियन पावर्स। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो उसके वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज जो है एडवांस होते गई और उसके वजह से वेपन्स का मास प्रोडक्शन होने लगा और इस मास प्रोडक्शन की वजह से यूरोपियन पावर्स के बीच में जो एक आर्म रेस जो है वो स्टार्ट हो गया था। इकोनॉमिक कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड मार्केट इंक्रीज्ड टेंशंस, और जो भी रिसोर्सेज थे और जो भी मार्केट था उन सब के बीच में मतलब इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो देखने के लिए मिला। एंड नेशनलिज्म फ्यूल्ड बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड टू अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़। जैसे जैसे इसकी वजह से नेशनलिज्म लोगों के बीच में आया तो इससे अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के वजह से अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ भी देखने के लिए मिली। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो अलाउड फॉर रैपिड मोबिलाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ लार्ज आर्मीज मेकिंग लार्ज स्केल वारफेयर पॉसिबल। क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही जो भी सारे आर्म्स थे या फिर आर्मीज़ थी उन सब का सप्लाई जो है वो ईजी हुआ। ठीक है, मोबिलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनका मूव होना, तो वो चीज़ रैपिड हो गया, फास्ट हो गया और बहुत सारा लार्ज स्केल में मतलब वेपन्स जो है वो प्रोड्यूस हुए एंड इसके वजह से जो वॉर था वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स कुड हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर। अब यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स कुड बी टेकन टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर। फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर एंड हाइजीन टू रिड्यूस डिजीज एंड इंजुरीज। सेकेंड पॉइंट, बेटर सप्लाई लाइन्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स टू इंश्योर सोल्जर्स वेलबींग। रोटेशन ऑफ फ्रंटलाइन ट्रूप्स टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कॉम्बैट स्ट्रेस। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट का क्या मीनिंग हो जाता है कि मेडिकल और हाइजीन ये दो चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको जो भी डिजीज़ अगर हो रहा है या फिर इंजुरीज़ जो आ रहे हैं वो सारा कुछ कम हो। उसके बाद फूड, क्लोथिंग और जो भी इक्विपमेंट सोल्जर्स को इम्पॉर्टेंट है उनके प्रोटेक्टेड रहने के लिए वो सारा चीज़ उनको अच्छे तरीके से सप्लाई किया जाए। उसके बाद ये है रोटेशन ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स, यानी कि जो सोल्जर का जो आर्मी वहाँ पे लगाया जा रहा है तो ट्रूप्स जो भी सेट करते हैं तो जो फ्रंट लाइन में जो सारे ट्रूप्स हैं ना उनका रोटेशन हो, जैसे सामने वाले को बाद में पीछे भी भेजा जाए, पीछे वाले सामने आए। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली एक ही लोग का एक्सपोजर नहीं रहेगा सामने वाले आर्मी से, और जब सिंगल जो भी एक ट्रूप है उसी का ही सिर्फ एक्सपोजर नहीं रहेगा, उसको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि उसका स्ट्रेस कम हो, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए एंड जो पीछे साइड का जो भी ट्रूप्स थे वो सामने आएंगे। तो इसके वजह से जो रोटेशन जो चलेगा तो ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो सबका यहाँ पे रिड्यूस्ड रहेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स एंड लीव फॉर रेस्ट एंड रिकवरी। ठीक है, रेस्ट करने के लिए और रिकवर होने के लिए उनको क्या बोलते हैं लीव मिले और साथ में साइकोलॉजिकली भी उनको सपोर्ट दिया जाए। इंश्योरिंग ह्यूमन कंडीशन इन ट्रेंचेस एंड शेल्टर्स। क्या होता है ना कि जब भी वॉर हो रहा है तो वहाँ पे जो भी वॉर के प्रिजनर्स होते हैं तो एक्चुअल में वो सारे कौन थे, यहाँ पे सोल्जर्स हैं, आर्मी वाले हैं, तो उन लोगों को जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, जैसे उनके साथ में इनह्यूमन बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो सही तरीके से उनके साथ में उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छे से रखा जाए। ये सारे पॉइंट्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डिड द वॉर हैव ऑन फैक्ट्री एंड ओनर्स एंड वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स। तो इस वॉर का फैक्ट्री ओनर्स पे और वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो फैक्ट्री ओनर्स पे क्या इफेक्ट देखने के लिए मिला है, मैनी प्रॉफिटेड फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गेन्स। क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रहा है तो फैक्ट्रीज़ में और ज़्यादा वॉर के लिए वेपन्स और जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो सारे बन रहे थे, तो इसके वजह से वहाँ पे उनको फाइनेंशियल गेन हुआ। वहीं वर्कर्स के बारे में क्या दिया है, फेस लॉन्ग आवर्स, डेंजरस वर्क कंडीशन एंड लो वेजेस। इनको बहुत देर तक काम करना पड़ता था और बहुत अच्छी सैलरी भी वहाँ पे नहीं मिलती थी। हाउएवर द डिमांड ऑफ लेबर लेड टू मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूडिंग फॉर वीमेन एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। लेकिन क्या था कि अब यहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया था, तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, जिसमें कि वीमेंस भी थी और अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे वो भी इंक्लूडेड हैं। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ विमेन सीन इन फिगर 7.11 ड्यूरिंग द वॉर। आपके बुक में ये फिगर 7.11 दिया होगा, तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं था इसलिए मैं ये बुक से यहाँ पे पेस्ट की। तो ये फिगर को देख करके आपको बताना है कि विमेन का लाइफ वहाँ पे कैसा था वॉर के टाइम पे। तो उस फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विमेन वर्कड इन ब्रिटिश आर्मेंट्स फैक्ट्रीज। यहाँ पे ब्रिटिश के जो जहाँ पे आर्म्स बनाए जाते थे वो सारे फैक्ट्रीज में विमेंस जो है वो वर्क कर रहे थे एंड टेकिंग ऑन रोल्स ट्रेडिशनली हेल्ड बाय विमेन।
मेन, जो रोल वहाँ पे मेन का होता था ना, ये सारे जो आर्मामेंट फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर कि मेन जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन वहाँ पे विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये जो एक ट्रेडिशनल रोल सेट था वहाँ पे, उस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक किया गया। दे एंड्योर्ड हार्श एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग आवर्स, लोअर वेजेस कंपेयर टू मेन। और क्या था कि जो विमेंस थी उनको डेंजरस वर्क करना पड़ता था वहाँ पे, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ता था, लेकिन वेजेस जो है वो कम मिलता था एज़ कम्पेयर टू मेन। Their tasks include operating heavy machinery and handling hazardous material, which posed significant health risk. अब उनको हैवी मशीनरीज़ को वहाँ पे जो है वर्क करना पड़ता था, ऑपरेट करना पड़ता था। तो इतने हैवी हैवी मशीन्स को ऑपरेट करना विमेन के लिए जो है वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, तो उन लोग को ये चीज़ ऑपरेट करना पड़ता था। साथ ही में जो हज़ार्डियस मटेरियल्स थे उनको भी हैंडल करना पड़ता था, जिसके वजह से वहाँ पे उन लोग हेल्थ रिस्क जो है वो फेस कर रहे थे। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, their contribution were vital to the war effort, demonstrating women's capabilities and leading to a shift in social views on gender roles. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी क्या पता चला कि जो विमेन है उनका उस वॉर में बहुत ही वाइटल रोल रहा, मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा। विमेन जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे शो किए, एंड जो सोशल एक व्यू था ना सबका कि जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब जेंडर का अपना अपना रोल है, मेन का कुछ वर्क है कुछ विमेन का है, तो उस चीज़ को वो लोग यहाँ पे आउटब्रेक किए। दिस पीरियड मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ विमेन्स राइट एंड देयर पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। तो इसके बाद ही ऐसा हुआ कि विमेन को जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा कि हाँ उनके भी अपने राइट्स हैं, एंड वो भी इम्पोर्टेंट है, एक पूरा पार्ट है सोसाइटी के, एंड उनको जो है वर्क फोर्स में भी पार्टिसिपेशन मिला, यानी कि अब वो जॉब वगैरह कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड रेवोल्यूशंस टेक प्लेस इन सेवरल कंट्रीज बिफोर द वॉर एंड। वॉर ख़त्म होने से पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशंस देखने के लिए क्यों मिले? तो द वॉर कॉस्ट ग्रेट सफरिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेकिंग मैनी पीपल वेरी अनहैप्पी। तो क्या होता है, वॉर को जैसे ख़त्म होता है तो उसके वजह से बहुत सारे लोग को सफ़र करना पड़ रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, और साथ में ही लोग जो हैं वो अनहैप्पी थे। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कुड नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम्स को जो गवर्नमेंट है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे रेवोल्यूशंस देखने के लिए मिले। फॉर एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, वो जस्ट इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनको पीस, लैंड और फूड, इतना बेसिक सा रिक्वायरमेंट था जो कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। Question number 8. What are the similarities and differences between Russian decree on peace and Wilson's 14 points? इन दोनों चीज़ों के बीच, मतलब रशियन डिग्री ऑफ पीस और विल्सन्स 14 पॉइंट्स, इन दोनों में क्या सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज़। बोथ वांटेड टू स्टॉप सीक्रेट एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज एंड हैव ओपन क्लियर एंड इंटरनेशनल डील्स। दोनों ही जो यहाँ पे डिमांड्स हैं, दोनों जो पॉइंट्स थे यहाँ पे, मतलब विल्सन के देख लें या रशियन डिग्री के देख लें, दोनों में ही क्या चीज़ें क्लियर था कि सबको चाहिए क्या, कि वॉर जो है वो स्टॉप हो जाए, सीक्रेट एग्रीमेंट्स जो हैं उनको स्टॉप किया जाए। सीक्रेट एग्रीमेंट स्टॉप होंगे तो उसकी वजह से वॉर नहीं होगा ना, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो ओपन रहेगा, क्लियर रहेगा। जो भी इंटरनेशनल डील्स वगैरह हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वो सब कुछ एकदम ओपन रहे। नेक्स्ट था बोथ स्ट्रेस दैट नेशंस शुड हैव राइट टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर्स। दोनों एक बात पे स्ट्रेस डाल रहे थे कि सारे नेशंस के पास में अपना राइट होना चाहिए कि अपना फ्यूचर वो लोग खुद से डिसाइड किए करें। अब डिफरेंसेस की बात है तो फिर रशियन डिग्री ऑन पीस एम टू क्विकली एंड रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर वन एंड साउथ पीस विदाउट टेकिंग लैंड और डिमांडिंग पेमेंट्स। रशियन डिग्री का क्या यहाँ पे एक एम था कि जो भी वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसमें जो रशिया का इन्वॉल्वमेंट है वो जल्द से जल्द वहाँ पे ख़त्म हो जाए और वहाँ पे पीस देखने के लिए मिले, और कोई भी उनका एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है वहाँ पे, ना तो लैंड ना ही कोई पेमेंट। वहीं पे विल्सन 14 जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग इनका जो फोकस था वो था वाइडर फोकस एमिंग ऑन लास्टिंग पीस, इनको भी पीस चाहिए था। इट इंक्लूडेड क्रिएटिंग लीग ऑफ नेशंस, रिड्यूसिंग वेपन्स एंड इंश्योरिंग फ्री सीज। वो क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे जो रशियन डिग्री है वो तो ऑब्वियसली रशिया को जो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको हटाने का कोशिश करेगा, लेकिन विल्सन 14 पॉइंट में रशिया के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है, बस उनको पीस चाहिए था और वो चाहते थे कि लीग ऑफ नेशन क्रिएट हो और वेपन्स जो है उनको रिड्यूस किया जाए, फ्री सी वगैरह वहाँ पे अवेलेबल रहे। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक द ट्रीटी वर्सलिस ट्रीटी हैड ऑन जर्मनी। ये जो वर्सलिस ट्रीटी था इसका जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो जो वर्सलिस ट्रीटी है उसका जर्मनी के ऊपर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ा था।
फर्स्ट क्या है, द ट्रीटी वट वॉज नॉट बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड डिस्कशन, इट वॉज फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। जर्मनी के लिए बहुत ह्यूमिलेशन का बात था कि ये ट्रीटी उसके ऊपर फोर्सफुली इम्पोज किया गया था। उन लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करना, लेकिन फोर्सफुली उन पर इम्पोज किया गया। नेक्स्ट है, इट लेड टू टेरिटोरियल लॉस एंड मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूसिंग जर्मनीज पावर एंड इन्फ्लुएंस। इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी का जो मिलिट्री है और जो टेरिटरी है ना, टेरिटरी का लॉस हुआ था, काफ़ी एरिया वो वहाँ पे लॉस कर दिया था और मिलिट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसके वजह से जर्मनी का जो पावर और इन्फ्लुएंस था ओवरऑल दूसरे कंट्रीज़ में, वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया था। इसके अलावा इसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिला जर्मनी में, और द ट्रीटी टर्म्स वर सीन एज नेशनल ह्यूमिलेशंस फ्यूलिंग एंगर एंड डिज़ायर फॉर रिवेंज अमंग द जर्मन पॉपुलेशन। इस ट्रीटी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे थे जिसकी वजह से नेशन को ह्यूमिलेशन जो है वो फील हुआ, और वहाँ के जो लोग थे वो एंग्री थे और उनका डिज़ायर था कि वो रिवेंज लें। नेक्स्ट है, इट गेव राइज टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इंक्लूडिंग द इवेंचुअल राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर एंड नाजी पार्टी। इस ट्रीटी के वजह से ही एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे, एंड इसी के ही वजह से जो एडोल्फ हिटलर और उसका जो नाजी पार्टी जो बना था वो सारा कुछ बन पाया। यहाँ पे आपका इस लेसन के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस ही थे। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।